मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। इससे पहले तक बच्चों हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 के सॉलिड स्टेट को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, क्रिस्टलीय व एक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। जहाँ मैंने आपको बताया था कि कांच जो है वो एक एक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये चीज बताई थी हमने। कांच के अतिशीतल द्रव के बारे में जाना था। पुरानी इमारतों के जो कांच होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं, इन चीजों को हमने जाना था। आज हम देखने वाले हैं, मैंने वहां आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, जबकि एक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने चित्र बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये चित्र दिखा रखा है मैंने क्रिस्टलीय ठोस का। ये दो विविध कण से मिलकर बना है, एक बड़ा कण और एक छोटा कण। ये देखिए यहाँ पर एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न है। बड़े कण के बाद कैसा कण आ रहा है? छोटा कण आ रहा है। ठीक, क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, भौतिक गुण। अगर इन सबको अध्ययन किया जाए और इनको भिन्न भिन्न दिशा से नापा जाए, मतलब एक दिशा और दूसरी दिशा। जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसके अंदर हमने ए बी किरण को इस दिशा से गुजारा और दूसरा हमने ए बी किरण को इस दिशा से गुजारा। ये देखिए मैंने दो दिशा दिखा दिया आपके सामने कि एक तो ए बी किरण को हमने इस दिशा से गुजारा और दूसरा इस दिशा से। अगर दोनों दिशाओं से यहाँ से अपवर्तनांक का मान ज्ञात किया जाए, मैं क्या कह रही हूँ, एक ये क्रिस्टलीय ठोस है ये पूरा, इसके अंदर हमने ए बी किरण को दो दिशाओं से गुजारा, एक इस दिशा से एक दूसरी दिशा से। पता किस चला है क्रिस्टलीय ठोस है? क्योंकि यहाँ एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न है, एक बड़े कण के बाद छोटा कण ही आ रहा है। जब यहाँ से आप देखते हैं ए बी किरण की इस व्यवस्था को देखिए, यहाँ पर एक बड़ा कण एक छोटा कण, या बड़ा कण या छोटा कण या बड़ा कण, अर्थात यहाँ व्यवस्था एकांतरित क्रम में है। एकांतरित क्रम में एक बड़ा कण है, फिर क्या है? एक छोटा कण। जबकि यहाँ अगर इस किरण की चार व्यवस्था देखें तो इसके लाइन के एक ओर आ रहे हैं बड़े कण तथा दूसरी ओर आ रहे हैं छोटे कण, अर्थात दोनों ओर के किरणों की जो व्यवस्था है बच्चों बिल्कुल अलग अलग है। ये जो किरण हमने डाली, इस किरण का दूसरे का नाम दे दीजिए सी डी किरण दे दीजिए। ठीक है, अर्थात दोनों ओर से अगर दोनों दिशाओं से मान ज्ञात किया जाए इस क्रिस्टलीय ठोस में तो वह मान अलग अलग आता है, क्योंकि दोनों ओर व्यवस्था क्या है, यहाँ पर भिन्न भिन्न उपस्थित है। तो हम देखते हैं अब इसके बारे में लिखना क्या है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में अपवर्तनांक आप जानते हैं, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वहां पर जो ज्ञात किया जाता है अपवर्तन ज्ञात किया जाता है। तो वही साइन आई बटा साइन आर करके हम इसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। फिजिक्स में ज्यादा टर्म आती है। ठीक है, तो अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता आदि भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है, दैशिकता मतलब यहाँ पर अर्थ है दिशा से, दैशिक शब्द आ रहा है, दैशिक मतलब दिशा से। ठीक है, आगे हम बता सकते हैं, जैसा कि अभी अभी आपने चित्र में देखा, चित्र में देखो आपने क्या देखा, ए बी और सी डी जो किरण है ये भिन्न भिन्न दिशाओं से गुजारी जाती है, तो यहाँ पर मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, क्योंकि अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि ए बी तथा सी डी किरण के दोनों ओर की अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, अतः गुणों के मान भी कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न नहीं होती तो फिर गुणों के मान समान प्राप्त होते। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल ठोस की आकृति घन के समान है, घन आप सभी जानते हैं, घन जो हम बात करते हैं इसके 6 फलक होते हैं, घन आप जानते हैं, मैथ से पढ़ा हुआ है। अगर किसी क्रिस्टल की आकृति घन के समान है तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस कंडीशन के अंदर बच्चों वहां पर घन के चारों ओर की व्यवस्था समान होती है, लंबाइयां समान होती है, कोण समान होते हैं, इसीलिए वहां कणों की व्यवस्था भी कैसी आती है? समान आती है। बच्चों आगे का देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए जो मैंने आपको अभी भी चीज पढ़ाई। क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। समदैशिक मतलब समान गुण प्राप्त होना, सम का मतलब समान, दैशिक मतलब दिशा, अर्थात प्रत्येक दिशा में भौतिक गुणों के मान समान होते हैं। दिशा कोई सी भी, गुण कैसे होंगे? समान होंगे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस की, उसका नाम है अपना शीतलन वक्र। ठीक है, या इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं बच्चों कूलिंग कर्व। क्या कहेंगे इसको हम? कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व क्या चीज है बच्चों? यहाँ से देख लेते हैं हम। कूलिंग कर्व का मतलब है, मान लीजिए कोई अक्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस है जो पिघली हुई अवस्था में गर्म है,
अगर हम उसको ठंडा करें तो क्या समय के साथ साथ उसका टेम्परेचर डाउन होगा? दोबारा बात बताती हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस है चाहे वो अक्रिस्टलीय ठोस है। चलो क्रिस्टलीय ठोस हमने मान लीजिए, हमने गर्म पानी है हमारे पास, ठीक है, या हम कह दिया हमने पानी को क्या करा, बर्फ जमाने के लिए रखा। पानी है लिक्विड अवस्था में, धीरे धीरे आपने उसका टेम्परेचर कम करते गए तो क्या होगा, वो फ्रीज होके बर्फ बन जाएगा। या आपने क्या लिया, पन्नी ली या फिर कोई भी चीज ली जो पिघली हुई अवस्था में है, अगर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करें तो क्या उसका लगातार तापमान कम होगा या फिर उसका तापमान अचानक से कम होगा? देखिए दोनों के कर्व कैसे होते हैं। यहाँ मैं चित्र बना रही हूँ आपके लिए, देखिएगा यहाँ से, ये हम यहाँ से चित्र बना रहे हैं। एक कर्व तो बनाया हमने इस तरह से और जो दूसरा बनाया बच्चों वो बनाया हमने इस तरह से, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में बीच में क्या आ रहा है, सीधा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है चीज, एक डाउनफॉल लगातार आ रहा है, अर्थात मान ऊपर ज्यादा है फिर नीचे धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इधर साइड तो लिखेंगे बच्चों हम टेम्परेचर और इधर लिखेंगे हम टाइम, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर, चलो मैं यहाँ पे TMP लिख देती हूँ और यहाँ पर अपना क्या है, टाइम है, ठीक है। इसका मतलब है समय के साथ साथ टेम्परेचर में परिवर्तन। देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ तापमान देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, कम हुआ। कम होने के बाद आप एक बिंदु ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तापमान, समय तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तक तापमान आप देखिए इस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर तापमान निश्चित है। अर्थात ये जो बिंदु है यहाँ से और यहाँ तक का, इसमें कोई भी तापमानी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद सडन टेम्परेचर में चेंज होता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिएगा आप टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम बढ़ाते गए आप आगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता गया, नीचे आता चला गया। यही हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों वक्र में से इस वक्र को हम कहेंगे असतत वक्र, अर्थात डिसकंटिन्यू है। यहाँ पर डाउनफॉल एक जैसा नहीं है, बीच में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये वक्र कैसा है, असतत है, जबकि ये वक्र कैसा है, सतत है। अब हमको ये जानना है कि इसमें से क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा है और अक्रिस्टलीय ठोस का कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो वक्र है ये क्रिस्टलीय ठोस के लिए है, जबकि दूसरा जो वक्र है इसके अंदर सतत वाला, ये किसके लिए है, ये अक्रिस्टलीय ठोस के लिए है। किसके लिए है, ये अक्रिस्टलीय ठोस के लिए। ये जो मैं आपको सिलेबस पढ़ा रही हूँ ये अपने RBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, NCERT के अकॉर्डिंग भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर, बेफिक्र होके पढ़िएगा, आज जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर हम, इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई चीज है वो बिल्कुल गर्म है, वो चीज क्या है, बिल्कुल गर्म है, अर्थात टेम्परेचर जो है वो इस बिंदु पर स्थित है। देखिएगा मान लीजिए कोई चीज गर्म है, इसका टेम्परेचर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। आपने जैसे जैसे टाइम दिया वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन इसके आगे की हम चीज देखें, इस बिंदु पर अगर हम चीज देखें तो यहाँ टाइम इतना है और यहाँ पर टाइम इतना है, अर्थात इस बीच में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को पिघली हुई अवस्था में रखते हैं तो जब वो जमने की स्थिति में होता है, जब तक वो एक साथ सबका टेम्परेचर समान नहीं आ जाता तब तक वो जमता नहीं है, तब तक वह अपने जमने वाली स्थिति में नहीं आता। चाहे पानी की बात ही क्यों ना लें, पानी का आप सभी जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सभी जानते हैं 0 डिग्री पर जाकर पानी जमना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या 0 डिग्री से ज्यादा पानी अगर 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे, तो क्या वो ठंडा नहीं होगा? बिल्कुल होगा वो ठंडा। लेकिन मैं आपसे कहूं, जब बर्फ जमने की बारी आती है, जब तक पूरे पानी का तापमान, पूरे यहाँ पर पानी के जो अणु हैं उनका तापमान एक जैसा नहीं हो जाता तब तक वह जमता नहीं है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। ये डाउनफॉल उसकी गुप्त ऊष्मा को बताता है। इतना आप जानते हैं कि जब पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो गुप्त ऊष्मा उसके अंदर होती है। इसीलिए गर्म पानी और भाप की बजाय भाप से जलन ज्यादा होती है। इसीलिए ठंडा पानी और बर्फ से ज्यादा ठंडक हमें बर्फ पे महसूस होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको बता दिया वो गुप्त ऊष्मा कारण होती है। बाकी टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तापमान और ऊष्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, जब तक पूरा टेम्परेचर एक समान नहीं आ जाता तब तक ना तो कोई चीज पिघलती है और ना ही कोई चीज जमती है। इसी तरह से अगर हम इस वक्र को उल्टा पढ़े, मान लीजिए कोई चीज ठंडी अवस्था में, जमी हुई अवस्था में, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वो पिघलेगा,
ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में जब तक पूरा तापमान एक साथ पूरी वस्तु का नहीं हो जाएगा तब तक वो चीज पूर्ण रूप से नहीं पिघलेगी। जब तक तापमान, टेम्परेचर देखिए, यहाँ से टाइम देखिए आप, टाइम का है ना चेंजेस, यहाँ पे टाइम आप कितना दे दीजिए, जब तक टेम्परेचर पूरी चीज का समान नहीं हो जाएगा, चाहे वो पिघलते हुए हो चाहे वो जमते हुए हो, तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर आप पन्नी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें, मान लीजिए कि प्लास्टिक है, जब पिघली अवस्था में धीरे धीरे तापमान देंगे, जिस जिस अणु का तापमान कम होता जाएगा वैसे वैसे वो जमता चला जाएगा। अर्थात यहाँ पर कोई भी अवस्था ऐसी नहीं आती है जिस पर कोई तापमान निश्चित हो कि आप टाइम बढ़ा रहे हैं फिर भी टाइम के साथ साथ वो चीज़ ठंडी नहीं हो रही है। तो एक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, आप टेम्परेचर देते जाएंगे वो चीज़ पिघलती जाएगी, आप वहाँ पर टेम्परेचर कम करते जाएंगे समय के साथ साथ वो चीज़ क्या होती जाएगी, पिघलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो पिघलती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे, जैसे जैसे उसको टाइम देंगे ठंडा होने के लिए, वैसे वैसे चीज़ वो जमती हुई चली जाएगी। तो एक्रिस्टलीय ठोस में सतत होता है और क्रिस्टलीय ठोस में असतत वक्र होता है। बच्चों अब अगला बिंदु क्या है अपना, वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब तक हमने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था, दो भागों में था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं। किस आधार पे वर्गीकरण, अंतर आणविक बल, अर्थात किसी क्रिस्टलीय ठोस में कितना बल है उस आधार पर उसको भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए बच्चों इसके अंदर अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर वह ठोस बना है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो वो सोडियम आयन क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। अगर मान लीजिए वो लोहा है तो वह लोहे के कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए वो लकड़ी है तो वो कार्बन के कणों से मिलकर बनी है। तो अवयवी कणों के मध्य कितना बल होगा, कितना उन कणों के बीच में बल होगा, अंतराण्विक, अंतराण्विक का मतलब क्या, अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य का बल, उसकी प्रकृति के आधार पर चार भागों में बांटा है। अब वो बल ज्यादा भी हो सकता है, वो बल कम भी हो सकता है, वो बल आयनिक बल भी हो सकता है, वो सहसंयोजक बल भी हो सकता है। तो पहला तो उसमें आणविक ठोस है, दूसरा बच्चों क्या है उसके अंदर, उसमें है आयनिक ठोस, ठीक है, तीसरा है उसमें धात्विक ठोस, और चौथा है बच्चों नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस कह सकते हो या इसको सहसंयोजी कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके अंदर पहला पढ़ने वाले हैं वो है अपना आणविक ठोस। पहला कौन सा है बच्चों इसके अंदर अपना, आणविक ठोस। आणविक ठोस का नाम से ही मतलब पता चल रहा है बच्चों, आणविक का मतलब है कि यहाँ पर अणुओं के मध्य बल की बात की जा रही है। तो सबसे पहली बात ये बात लेना कि इसके अंदर जो बल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल वांडरवाल बल। बल कैसा होता है, दुर्बल वांडरवाल बल। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, इसमें ध्यान रख लेना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अवयवी कण क्या होंगे, इसके अणु होंगे। अवयवी कण क्या है, इसके अणु है। ठीक, अब इसके बाद इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है इसके अंदर ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, इसके अंदर ही दूसरा है अपना, इसका नाम है अपना अध्रुवीय आणविक ठोस, और इसमें तीसरा नाम है वो है हमारा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त। ठीक, अब इसके अंदर हम जैसे कि नाम से पता चल रहा है ध्रुवीय आणविक ठोस, अर्थात वह आणविक ठोस जिसके अंदर अणु कैसे होंगे, ध्रुवीय होंगे, अर्थात प्रकृति कैसी होगी उन अणुओं की, ध्रुवीय प्रकृति होगी। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रकृति ध्रुवीय होने का क्या अर्थ है, हमें कंफ्यूजन रहता है मैडम, तो आज हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो बच्चों यहाँ से मैंने आपसे कहा कि ध्रुवीय प्रकृति क्या चीज होती है। बच्चों ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया एक अणु HCl, इससे सभी आप वाकिफ हैं, हालांकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं,
जो नहीं जानते उनकी हेल्प हो जाएगी और जिन्हें आता है उनके समझ आ जाएगा और अच्छे से। Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है, Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है अर्थात ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। हम जानते हैं कि ये सहसंयोजक बंध है अर्थात इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H का और एक Cl का, जो साझे से बंध बना है। Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है अर्थात ये माइनस आवेश रखेगा, आंशिक माइनस, और H क्या रखेगा, आंशिक प्लस। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आवेश माइनस आ गया है और एक आवेश क्या आ गया है, प्लस। कारण था उसकी Cl की ध्रुवीय प्रकृति। तो इस तरह से आवेशों का पृथक हो जाना, आवेशों का पृथक हो जाना ही ध्रुवीय प्रकृति को बताता है। अर्थात ध्रुव का मतलब क्या है, अर्थात 2 ध्रुव हो जाना। धरती के भी 2 ध्रुव हैं भाई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में भी 2 ध्रुव हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। इसी तरह से हम चार्ज की बात करें तो आवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो यहाँ भी ध्रुव जो है वो 2 तरह का है अपना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अर्थात किसी भी अणु में आवेश का पृथक हो जाना, उसमें 2 ध्रुवों का बन जाना, प्रकृति क्या कहलाएगी, अध्रुव, ध्रुवीय प्रकृति कहलाएगी। लेकिन अगर प्रकृति कैसी है, अध्रुवीय है, अर्थात वहां आवेश का सेपरेशन नहीं है। जैसे अगर मैं H H कह दूं तो ना तो विद्युत ऋण ये है ना ये है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, अर्थात ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, अर्थात कोई ध्रुव नहीं बना, अध्रुवीय प्रकृति होगी। ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति का मतलब आ गया। अब आगे चलते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब क्या है। आणविक ठोस पढ़ रहे थे, यहाँ से देखिए बच्चों हम आणविक ठोस पढ़ रहे थे, इसका प्रकार था ध्रुवीय आणविक ठोस। आगे हम बात करें बच्चों, ये देखिए ये अपने पास HCl है और दूसरा भी क्या है, HCl है। ठीक है, इस Cl के ऊपर माइनस है, इस H के ऊपर प्लस है। इसी तरह से इस H के ऊपर प्लस है और इस Cl के ऊपर माइनस है। कैसा माइनस है, आंशिक। तो ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होगा क्या, बिल्कुल विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण बल नजर आया, इसको हम कहेंगे, 2 ध्रुव बन गए ना, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव। इसको भी क्या कहेंगे बच्चों, द्विध्रुव। और आकर्षण बल का नाम क्या हो गया, द्विध्रुव आकर्षण बल। बिल्कुल, ध्रुवीय आणविक ठोस में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ से देख लीजिए, ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवीय प्रकृति के ठोस होते हैं तथा इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल तो HCl ही हो गया। HCl कैसा हुआ बच्चों, सॉलिड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सॉलिड। और क्या लिख सकते हैं, HI, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सॉलिड। और क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो SO2 सॉलिड, CHCl3। अगर कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आया हो कि ये ध्रुवीय आणविक ठोस कैसे है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। HI में देखिए, I की विद्युत ऋणता ज्यादा, H की कम, इस पे माइनस इस पे प्लस। ऑक्सीजन की ज्यादा, S की कम, इस पे माइनस इस पे प्लस। जैसे ही माइनस प्लस होने लगे वैसे ही उसको क्या कर देना, द्विध्रुव आकर्षण बल में रख देना। CHCl3 में भी Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, क्लोरीन कार्बन की कम है। अब आता है अध्रुवीय आणविक ठोस, अर्थात इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये अध्रुवीय प्रकृति के ठोस होते हैं। प्रकृति कैसी होगी, अध्रुवीय प्रकृति के ठोस। आकर्षण बल कैसा पाया जाएगा इसके अंदर बच्चों, मैं आपको बता दूं, अध्रुवीय आणविक ठोस में पाया जाता है लंदन बल, जो आपने 11th क्लास पढ़ी। 11th क्लास का 5वां चैप्टर था आपका पदार्थ की अवस्थाओं में द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है आपके, बिल्कुल वहीं पे था ये लंदन बल का नाम, जो पहले पेज पे था। 11th क्लास का 5वां चैप्टर फर्स्ट पेज पे इसका नाम था। इसको तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, यहाँ लंदन बल का मतलब क्या है, लंदन बल जैसा आप जानते हैं फ्रिट्ज लंदन ने इस बल के बारे में बताया, और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर प्रकृति का बल है, दुर्बल प्रकृति का बल है। जब किसी में कोई बल ना पाया जाए इट मीन्स उसके अंदर लंदन बल पाया जाता है। ठीक, इतना ही मैं कह सकती हूँ। ये जो बल लगता है बच्चों, ये गैस के अणुओं के बीच में लगता है। किसमें लगता है ये, और सारे गैस के अणु कैसे होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप लिख दीजिए उत्कृष्ट गैसों में, ज्यादातर किसमें, उत्कृष्ट गैसों में, क्योंकि कुछ गैसें ऐसी होती है वो ध्रुवीय भी होती है, जैसे अमोनिया गैस है ध्रुवीय, HCl गैस ध्रुवीय है। तो उत्कृष्ट गैसों में बल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अध्रुवीय ठोस लिख रही हूँ जिसमें प्लस और माइनस नहीं होते हैं, H2, ठीक है, सॉलिड लिखेंगे क्योंकि ठोसों की बात हो रही है, H2। और लिख सकते हैं O2, CO2, अभी CO2 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और लिख सकते हो आप CCl4, एग्जाम में आता है बच्चों ये, I2 लिख सकते हो सॉलिड, ठीक है। और आर्गन भी इसी के अंदर आएगा जो एक अणु गैस है, आर्गन भी लिख सकते हो इसके अंदर, I2 लिख सकते हो, क्लोरीन गैस लिख सकते हो, यहाँ से ये लीजिए क्लोरीन गैस, ठीक है। सॉलिड लिखना सभी को,
देखिए समझाते हैं इसको। अभी भी मैंने आपको अध्रुवीय के बारे में बताया था। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो माइनस है ना प्लस है, अर्थात अणु कैसा हो गया, अध्रुवीय। तो अध्रुवीय ये है और अध्रुवीय ही ये है, ठीक है। ये भी O2 का अणु है और ये भी किसका अणु है, O2 का अणु है। अब होता क्या है इसके अंदर लंदन बल में, चलिए ये भी बता देते हैं। इसमें क्षणिक आवेश में असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से क्षणिक आवेश असंतुलन की वजह से इस पर एक और माइनस इकट्ठा हो जाता है, दूसरी ओर प्लस इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही किसी समय पर यहाँ माइनस इकट्ठा हुआ और यहाँ प्लस इकट्ठा हुआ, तुरंत ये इसको माइनस वाले को यहाँ खींचने की कोशिश करता है, तो इसका प्लस यहाँ की ओर आ जाता है और इसका माइनस यहाँ आ जाता है, जिसके कारण उस समय जो बल उत्पन्न होता है वही उसका फोर्स कहलाता है, जिसे लंदन बल कहते हैं। बच्चों ऐसा कोई भी दुनिया में अणु नहीं है जिसके बीच में कोई बल पाया नहीं जाए, कोई ना कोई आकर्षण बल जरूर पाया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जब दो इंसानों में कोई रिश्ता नहीं होता तो इंसानियत का रिश्ता कहा जाता है, तो यह लंदन बल हम इसको कहते हैं, इंसानियत वाला बल है ये, कि जब कोई बल मौजूद ना हो तो उसे लंदन बल कहा जाता है, अर्थात ये बल तो मौजूद होगा ही होगा। तो H2 कह दिया, Cl2 कह दिया, आर्गन का मॉलिक्यूल है, केवल एक अणु गैस है। CO2 की बात बताने वाली थी मैं आपको कि CO2 का मतलब कैसे होगा। अब ये जो अपने पास CO2 है बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इधर खींचेगा, इसकी ज्यादा है, इधर खींचेगा। होगा क्या यहाँ से, ऑक्सीजन पर ऋणावेश और इस पे आपके धनावेश। आप कहोगे मैडम हो गया प्लस माइनस। अब क्या हुआ बच्चों, आकृति इसकी रेखीय होती है, ये इस ओर लगाता है और ये इस ओर लगाता है, इन दोनों का परिणामी कुल मिलाकर क्या हो जाता है, शून्य। 11th क्लास का चौथा चैप्टर रासायनिक बंधन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर ये चीज आपने पढ़ी होगी कि CO2 की आकृति रेखीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अतः CO2 का अणु अध्रुवीय है, और अध्रुवीय है तो ठोस किस में काउंट होगा, अध्रुवीय ठोस में काउंट होगा, ठीक है। अगर पूरा अणु भी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आ जाए तो वह भी अध्रुवीय में ही काउंट होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। तो अपने पास ये वाला सॉल्व हो गया। अब है हाइड्रोजन बंध युक्त, तो यहां से हम कह दें ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध युक्त क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। हाइड्रोजन बंध होने के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर बच्चों कि ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक लिख लीजिएगा साथ में इस चीज को भी कि विद्युत के कैसे होंगे, कुचालक होते हैं। लेकिन इनकी द्रव अवस्था में अगर NaCl मिला दिया जाए तो ये चालक बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पानी की बात करूं तो पानी में हाइड्रोजन बंध होता है, तो अगर मान लीजिए इसमें नमक मिला दिया जाए, पानी में इनकी द्रव अवस्था में इनमें नमक मिला दें तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बंध के बारे में छोटा सा बताना चाहूंगी। एक आई बटन पे बच्चों आपको हाइड्रोजन बंध क्लियर नहीं है तो अभी आई बटन पर आपको देखो आ भी रहा है इस समय, है ना, तो इसी समय आपको मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन बंध के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बंध में आपको कोई कंफ्यूजन है तो देखिएगा। अब इसमें अपन हाइड्रोजन बंध के बारे में बता रहे थे। हाइड्रोजन बंध होने के लिए बच्चों फोन का होना जरूरी है। कैसे कहोगे मैडम, फोन कैसे कह रहे हो, फोन तो कॉल करने के लिए होता है या अब हम पढ़ने के लिए यूज ले रहे हैं फोन को। फोन का मतलब बच्चों केमिस्ट्री वाला फोन है, यहाँ पर केमिस्ट्री वाला फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन होगा तो कॉल भी करेंगे, कॉल किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको हाइड्रोजन बंध चाहिए तो आपके पास एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा आपके पास फोन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए फोन, H, एक तरफ मैंने H ले लिया और दूसरी तरफ F ले लिया, देखो हो गया। अर्थात इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बंध है। एक तरफ H ले लिया, दूसरी तरफ ऑक्सीजन ले लिया, मतलब H2O हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन बंध इसमें भी होगा। आगे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये लीजिए NH3, इसके अंदर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। तो तीनों में हाइड्रोजन बंध है। देखो FON, तो FON में से कोई एक होना चाहिए, तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और साथ में होना चाहिए हाइड्रोजन, तो वहां हाइड्रोजन बंध निश्चित रूप से होगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी फोन मिलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो फोन में से एक ले लो और एक हाइड्रोजन ले लो, उनमें हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। तो इन तीनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस होते हैं। ये फोन वाली चीज पसंद आई हो तो तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए मैंने क्या क्या लिख दिए, H2O, अमोनिया, NH3, सॉरी अमोनिया NH3 एक साथ लिख दिए, इसको HF कर लो एक को, है ना, HF, और लिख दीजिए CH3COOH। HF का नाम आया
कांच को घोलने का कार्य HF ही करता है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज और बता दिया आपको, ठीक है। आगे अपना यहाँ से ये खत्म होता है आणविक ठोस। अब अपने पास बचता है दूसरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस से बात आती है, देखिए यहाँ से। अब हमने आणविक ठोस तो पढ़ लिया है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, फिर धात्विक, फिर नेटवर्क ठोस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन आयनिक ठोस। देखिए बच्चे, आयनिक ठोस से मतलब है अवयवीकरण क्या होंगे, आयन होंगे। आयनिक बंद होगा। अब मुझे बताइए NaCl आएगा तो आप किसे मानोगे, आयनिक मानोगे ना। इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आपने लैब में देख रखे हैं वो सारे आयनिक ही। आप अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी ले लो, सारे क्या हैं, आयनिक है, अवयवीकरण आयन होंगे। इतना आप जानते हैं कि अगर किसी को विद्युत का सुचालक बनाना है तो धारा प्रवाहित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयन चाहिए। तो ठोस अवस्था में कोई विद्युत का सुचालक नहीं होता। NaCl लिख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके अंदर सबके अंदर सॉलिड जरूर लगा लीजिए, सॉलिड सॉलिड। Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। अगला अपने पास क्या है, धात्विक ठोस। तीसरा है अपना पास बच्चों धात्विक ठोस में आप जान रहे हो कि आकर्षण बल कैसा होगा, प्रबल होगा, ठीक है। ये देखिए धात्विक ठोस में क्या आएंगी चीजें अपने पास। धात्विक ठोस में बच्चों कैसा बल पाया जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक बॉन्ड होगा, धात्विक बंध होगा। अवयवी कण क्या होंगे, धातु परमाणु होंगे। अवयवी कण धातु परमाणु। और ये बताओ ठोस अवस्था में क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। ठोस अवस्था में सुचालक। अब एक बात बताओ, कॉपर है, सुचालक होता है, तभी तो भैया इससे फिटिंग की जाती है पूरे घरों में। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो कॉपर सॉलिड, आयरन लिख दो, चांदी लिख दो, कुछ भी लिख दो इसके अंदर। लोहा, लोहा तो हम लिख चुके हैं अपन। प्लेटिनम लिख लीजिए, गोल्ड लिख लीजिए, सारे क्या है, धात्विक बंध है, सभी में धातु परमाणु होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा अपना क्या है बच्चों, चौथा है अपना बच्चों सह संयोजक ठोस, या इसको कहेंगे नेटवर्क ठोस, ठीक है। जितने भी अपने पास सहसंयोजी बल से बंधे होंगे ये सभी इसके अंदर आएंगे। देखिए इसके अंदर क्या क्या आएंगे। एक तो इसके अंदर सारे परमाणु कैसे होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। जैसे हम बात करें लकड़ी, ठीक है, सहसंयोजी ठोस है, अधातु है। अधातु क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है। हीरा, हीरे के अंदर कार्बन है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन है। कार्बन क्या है, अधातु है। तो इसके परमाणु कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर सिंगल है तब तो ये धात्विक ठोस है, लेकिन अगर कोई धातु परमाणु ने यौगिक बना दिया है तो वो आयनिक ठोस है। ये देखिए Na, कैल्शियम, अमोनियम, एल्यूमिनियम सब धातु है, लेकिन इन सब ने यौगिक बना रखे हैं, इसलिए ये आयनिक ठोस है। अगर सिंगल फॉर्म में मिल जाए तो धात्विक ठोस है, अगर अधातु परमाणु मिल जाए तो फिर क्या है, वो सहसंयोजी ठोस है। और क्या बता दें इसके अंदर हम, ये दिशात्मक होते हैं बहुत ज्यादा, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा कैसा है, विद्युत कुचालक है, ठोस अवस्था में कुचालक। सबसे ज्यादा यहाँ से अपने को कंफ्यूजन होता है सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल्स में। तो सबसे पहली बात हीरा लिख लीजिए, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को क्या लिखते हैं बच्चों, कार्बन लिखते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर आएगा। और क्या देखिए क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक तरह का कांच ही होता है, लेकिन क्वार्ट्ज क्या है, सहसंयोजक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। ब्रैकेट में इसके लिए लिख दूं तो SiO2। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों इसको पहचानने का, इसके परमाणु कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। तो आप ये देखिएगा क्या उसके अंदर कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है। सिलिकॉन कार्बाइड, कंफ्यूज हो गए, ऐसे लिखा आ गया आपके पास SiC। बताओ क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा ठोस है, धात्विक कि सहसंयोजक। तो बच्चों कार्बन तो अधातु होता है ना, तो ये कैसा हो गया, सहसंयोजी ठोस हो गया, ठीक है। एक और है जहां से आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम धातु है लेकिन नाइट्रोजन अधातु है यहाँ पे। ये वाला अपना कैसा होगा, ये भी ऐसे सहसंयोजक ठोस ही होगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट एक चीज बता दूं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन है कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस है, ये अपवाद है। तो यहाँ से हमने इसके अंदर पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। बच्चों इसके एग्जाम्पल्स जो है वो ढंग से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन सभी का वर्गीकरण कीजिए जहां से क्वेश्चन बनता है। बच्चों अब इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका जो टॉपिक है बच्चों आपका, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बनी रहिए। प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा बच्चों इस चैप्टर की,
इस चैप्टर की तो नहीं कहूंगी, सॉरी आपसे, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उसको आरबीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कि मैडम ने क्या पढ़ाया। अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों इसको आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।